हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी केमिस्ट्री। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अल्कोहल फिनोल ईथर से। हम उसका एनसीईआरटी रीड आउट कर रहे थे कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट हाफ देखते हैं। एस्टेरिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना? कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने नहीं, जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी मेन वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टेरिफिकेशन। यानी कि इसमें एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो अल्कोहल फिनोल अगर रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फिर एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। ये मैं यहाँ पर रिएक्शन दे रखी। क्या अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड एस्टर बन गया हमारे पास। देन अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड के साथ हमारे पास क्या बन गया? अगेन हमारे पास एस्टर बन गया। जो थर्ड रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अल्कोहल और एसिड क्लोराइड pyridine की प्रेजेंस में, ठीक है, तब हमारे पास बनेगा। देखो पहली जो दो रिएक्शन थी हमारे पास, कार्बोक्सिलिक के साथ कर रहे हैं हम और एनहाइड्राइड के साथ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ हमने H पॉजिटिव लिया है, ठीक है। बट जब भी हम बात कर रहे हैं pyridine एसिड क्लोराइड की, तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पुटअप होगा। क्या कह रहा है? ये जो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड है वो बेस की प्रेजेंस में, pyridine लिया हमने बेस, उसकी प्रेजेंस में क्यों होती है? वो क्यों होती है? सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान बनता है, इसलिए। और ये दूसरी पॉइंट क्या मेन, ये रिएक्शन को मतलब इक्विलिब्रियम को राइट साइड में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में मिल सकते हैं कि इसका रोल क्या है। इसका रोल यही है कि HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है सैलिसिलिक एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड से हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमारे पास एस्पिरिन बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये आप नाम जरूर ध्यान रख लेना, एक मिनट, हाँ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन इन वॉल्यूम क्लीज CO बॉन्ड के क्लीवेज में, उसमें क्या होता है। ये देखो आपको पता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लुकास एजेंट जो टेस्ट है, लुकास टेस्ट है हमारे पास। यानी अल्कोहल प्लस कोई भी हम एच एक्स ले तो हमारे पास क्या बनेगा? RX प्लस वाटर। तो देखो ये पिछली बार भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो देखो लुकास टेस्ट क्या होता है? कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की। इसमें हम देखते हैं क्या जो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है? टर्बिडिटी तभी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। टर्बिडिटी इमिडिएटली प्रोड्यूस हो जाती है। और सेकेंडरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो तो टर्बिडिटी को प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो ये तो आपको लुकास टेस्ट है, आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर आपको। उसके बाद देखिए रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स। देखो हमने पिछली जो चैप्टर था उसमें कवर अप कर लिया ये पॉइंट। सिर्फ अल्कोहल की रिएक्शन दी गई, PCl क्या बनती है? RCl प्लस HCl एंड PaCl3। और हम PCl3 के साथ बात करें तो हमारे पास क्या बनता है? H3PO3। RCl तो बनेगा, साथ में H3PO3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम PCl3 ले रहे तो H3PO3 बन रहा है हमारे पास, PCl5 ले रहे तो POCl3 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। क्या? सिर्फ रिमूवल ऑफ वाटर करना है, क्या बन जाएगा हमारे पास? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि 443 केल्विन ही लेना है, क्योंकि जब आगे ईथर बने पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा? 413 केल्विन टेम्परेचर लेंगे तब हमारे पास क्या बन जाता है? ईथर। तो जो टेम्परेचर है ना ये बहुत ज़रूरी है, आगे भी देखेंगे हम। तो ये देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी डिहाइड्रेशन में जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो एक मेन पॉइंट है क्या, जैसे हम H2SO4 तो ध्यान रखते हैं, बट हम H3PO4 का ध्यान नहीं रखते। देखो यहाँ पे ऊपर अभी लिखा हुआ है, ये रहा, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ले रहे हैं, H2SO4 हुआ या H3PO4 हुआ या और कोई भी हुआ, लेकिन हमें जनरली ध्यान रहता है H2SO4 का, H3PO4 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। पहले ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे इधर कुछ भी नहीं है इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जब भी हमें ऑक्सीडेशन करना हो ना, तो देखो अगर हमें अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनाना हो तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, यानी कि KMnO4, ठीक है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, जो डायरेक्टली क्या करता है? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम क्रोमियम CrO3 लेके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कहाँ तक स्टॉप कर देगा रिएक्शन को? एल्डिहाइड तक रोक देगा। बट इससे भी बेटर अगर हम PCC लेना तो ये हमें अच्छी यील्ड में मिलता है, यानी कि बेटर एजेंट हमें मिलता है, गुड यील्ड के अंदर मिलता है अगर हम PCC ले तो देखो
जब भी हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाना है तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। अगर हमें एल्डिहाइड तक ही रोकना है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने हैं, तो हम CrO3 या फिर PCC, लेकिन PCC हम प्रेफर करेंगे। और हाँ, मेन बात ये भी है कि जो PCC है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ठीक है, रिड्यूस डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है आपको, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा कहाँ, CHO तक, ठीक है। और अगर हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए तो कार्बोक्सिलिक तक जाना है तो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो टर्शियरी अल्कोहल थे वो ऑक्सीडेशन के अंडर नहीं जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हम कंडीशन ले लें तब क्लीवेज हो सकती है CC बॉन्ड की, अदरवाइज नहीं। अब जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना वो ये देखो, एक मिनट, क्वेश्चन बनता है जब भी हम अल्कोहल की कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर लें तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी का तो हो जाता है। टर्शियरी अल्कोहल अगर हम लें तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये यही कह रहा है। व्हेन द वेपर्स ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, डिहाइड्रेशन होता है, एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। बट जब टर्शियरी की बात करते हैं ना तो वो डिहाइड्रेशन के अंडर जाते हैं, यानी कि बीटा एलिमिनेशन होती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, टर्शियरी के अंदर क्या होता है, सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तो रिड्यूस हो जाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो टर्शियरी है वो हमारे पास क्या शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन ऑफ फिनोल, ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो जो OH ग्रुप है वो हमें पता है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को और डायरेक्ट करता है किस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो अगर हम OH की डाइल्यूट HNO के साथ करें तो एक हमें ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये यानी कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा क्या, जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर है उनको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से हम ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पहचान सकते हैं ये देखो, अब आप ऑर्थो और पैरा आइसोमर आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो स्टीम वोलेटाइल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये स्टीम वोलेटाइल है, ठीक है। और जो ये मतलब जल्दी निकलेगा प्रोडक्ट हमारे पास। देखो क्या होता है, जो पैरा नाइट्रोफिनोल है ना इसके अंदर होते हैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो हमारे पास ऑर्थो आइसोमर है वो होता है इंट्रा, यानी इंट्रा क्या होती है, विद इन द मोलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो, ठीक है। और इंटर का मतलब होता है दूसरे किसी के साथ करे, तो ये दूसरे कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो इतनी जल्दी तो स्टीम वोलेटाइल होगा नहीं, इसका मतलब ये। तो कौन ज़्यादा हमें पहले स्टीम मतलब वोलेटाइल मिलेगा, सबसे पहले कंपाउंड मिलेगा ये वाला ऑर्थो वाला, हमें आइसोमर हमें जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो स्टीम वोलेटाइल है क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और लेकिन हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, इंटर वाली स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये तो जल्दी होगा नहीं, ये वीक होती है, ठीक है। तो ये हमें जल्दी स्टीम वोलेटाइल होकर मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। तो यही है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि वीक है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखो ये इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम देखो हमने ऊपर लिया था क्या, डाइल्यूट, एक मिनट, ऊपर देखा था हमने क्या, डाइल्यूट HNO3 लिया तो हमें ऑर्थो और पैरा मिलते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम कंसनट्रेटेड लेंगे ना तो हमारे पास क्या मिलेगा, ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलेगा, यानी कि पिक्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है, ये हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम चलते हैं हेलोजनेशन पे। हेलोजनेशन में क्या होगा, फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम किसके अंदर, ब्रोमीन इन, देखो दो तरह की रिएक्शन हो रही है। एक तो फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन CH2 के अंदर या CHCl के 3 अंदर हो रही है, या फिर हम ब्रोमीन की एक्वस के अंदर हो रही है, ठीक है। वाटर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, क्या वाटर, जब भी एक्वस के अंदर रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनता है, ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। लेकिन जब हम एक्वस में नहीं कर रहे, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, यानी कि CH2 या CaCl3, तो हमें अलग अलग यानी कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं ऐसा, वो देखो जब हम एक्वस ले रहे हैं ना तो जो फिनोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोक्साइड, ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है, देखो फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और जो फिनोक्साइड आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन है जो रिंग की तरफ देगा, ठीक है, देगा, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना इसके अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो जो Br है हमारे पास वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो कहाँ जाने को ज़्यादा जाएगा, जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ट्राई
सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जो कि इस केस में नहीं होगा जहाँ पर हम नॉन पोलर सोलवेंट ले रहे हैं, ठीक है। एक्वस होने के कारण फिनोक्साइड आयन बनेगा जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ देगा, जो उसे और एक्टिवेटिंग बनाएगा। Br+ वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर अलग अलग बनता है ऑर्थो और पैरा, ठीक है, ओके। तो देखो नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ से देखो, आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो ज़रूर करने ही करने हैं, एग्जाम्पल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने आपने, बट जो इंपॉर्टेंट है ना मैं आपको वो बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। अब देखो क्या इसमें क्या लगा है, नाइट्रेशन किया है ना, हमें पता है ऑर्थो और पैरा तो मिलेगा, बट अब ये देखो CH3 है, इसका सॉरी OH है, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिंग एक्टिवेट करें तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये देखो कि जो इसकी ऑर्थो है, यानी कि ये नाइट्रो यहाँ है, ये इसकी ऑर्थो है, और OH की ये पैरा है। देखो दोबारा देखो, OH की तो ये पैरा पोजीशन है और CH3 की क्या है, ये ऑर्थो। सिमिलरली हमें इसकी ऑर्थो है, अब हम ये इसकी पैरा पोजीशन है CH3 की, क्योंकि दोनों को प्लस इफेक्ट लग रहा है ना, तो हम कैसे देखेंगे, OH की हमारे पास बनना कहाँ पर है, सिर्फ ऑर्थो या पैरा ही बनना है। तो देखो OH का ये पैरा पोजीशन होगी, ये CH3 की होगी, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, एक मिनट, देखो OH प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा देगा, ये इसकी ऑर्थो है, ये इसकी पैरा है। इसकी अगर हम देखें तो ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो देखो इनमें से कहीं एक पोजीशन पे आएगा, और या फिर ये वाला पोजीशन, दो ही पोजीशन है ना, या तो ये या ये, दो पोजीशन आई है, तो एक बार हम नाइट्रो यहाँ ग्रुप लगाएंगे, एक बार हम यहाँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा ये तो हमने मोनो नाइट्रेशन करी, अगर हम डाई नाइट्रेशन करें तो क्या होगा, तो देखो कहाँ लगेगा, फिर से ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी पैरा, सिमिलरली ये इसकी ऑर्थो एंड ये इसकी पैरा पोजीशन, ठीक है। तो देखो हमने देख लिया मोनो नाइट्रेशन में क्या होगा और डाई नाइट्रेशन में क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस एग्जांपल को आप स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद है कोलबेज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट तो है ही, बताइए आपको। देखो कोलबेज रिएक्शन में क्या है, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या होता है, फिनोक्साइड आयन जनरेट हो जाता है, क्योंकि हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास O- यहाँ पर जनरेट हो जाएगा फिनोक्साइड आयन, जो मतलब कहीं ना कहीं फिनोल से भी ज़्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाता है। बल्कि हम बात करें CO2 की, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, फिर भी ये जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं तो फिनोक्साइड आयन बनता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ एज कम्पेरेटिव टू फिनोल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस ONA बन जाएगा, उसके बाद CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, सैलिसिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है आपको ये। अगेन फिर से राइमर टाइमर आ गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो रिएक्शन तो आपको आती होगी, बट आप ये जरूर ध्यान रखना इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बनता है इसके अंदर, बेंजल क्लोराइड, जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है, ये आप पूछ सकते हैं। ये आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ हो जाता है, ये आप सबको ध्यान होगा, बट जो मेन है ना इंटरमीडिएट, ये आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। क्या, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। उसके बाद अगेन ये दोनों रिएक्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हमें कन्वर्जन में काम आती है, यानी कि फिनोल प्लस ZN ले तो बेंजीन रिंग मिलती है, ZNO बन जाता है, ठीक है। ये हमें, हाँ, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं ना, हमें बेंजीन तक जाना होता है, और ये रिएक्शन वैसे भी काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, ऑक्सीडेशन, जब भी हम फिनोल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या बनेगा, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो हमें डाइबेंजोक्विनोन मिल जाएगा, डाइकीटोन यानी कि बेंजोक्विन मिल जाएगा, ठीक है। देख लेना, ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो ये दो रिएक्शन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्या, CO+H2 ZNO Cr2O3 की प्रेजेंस में हमें मिथेनॉल मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो सुक्रोज है, ये सुक्रोज बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं आप लोग, C12H22O11 इन्वर्टेज की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टस में टूटता है। देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद करने का अगर आपको ध्यान ना रहे तो देखो सुक्रोज, सुक्रोज में क्या दिख रहा है आपको, ऐसे शुगर, शुगर है क्या, ये GF है, यानी ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं ट्रिक के थ्रू कि शुक्र है कि मेरे पास GF है, ऐसे सोचना नहीं है, बस एक ट्रिक के थ्रू याद करना आपको। तो क्या, GF है, तो यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। सुक्रोज किस में टूटेगा, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में GF, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ओके।
तो देखो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लूकोज किसके अंदर, जाइमेज एंजाइम पूछ लेंगे कौन सा एंजाइम होगा, अल्कोहल के अंदर टूटेगा और CO2 निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम ईथर्स पे आ गए हैं। देखो ईथर्स भी, अब मैंने आपको पीछे बताया था जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई थी H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन लिया था, तब हमारे पास क्या हुई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई थी, ठीक है, E1 एलिमिनेशन होगी। बट अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें कि 413 केल्विन कर दे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा ईथर, SN2 मैकेनिज्म होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं विलियमसन्स, ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्या, RX सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, हमारे पास ईथर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट इंपॉर्टेंट क्या है वो, प्राइमरी हमें हेलाइड लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, प्राइमरी हेलाइड लेना है हमें, ओके। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक, ये SN2 अटैक होता है इसके अंदर एल्कोक्साइड का ऑन प्राइमरी हेलाइड्स के, ठीक है। लेकिन इसने ये भी बता रखा है कि अगर हम बेटर रिजल्ट कब मिलते हैं, जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या हो, प्राइमरी हो। लेकिन इन केस सेकेंडरी और टर्शरी भी रिएक्ट कर सकते हैं, बट जब हम सेकेंडरी टर्शरी की बात करें तो एलिमिनेशन होता है, स्पेशली टर्शरी केस में, यानी कि जब हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमारे पास क्या बनती है, एल्कीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी तो देगा हमारे पास, प्राइमरी तो देगा, लेकिन टर्शरी केस में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एल्कीन बनेगा, ठीक है, एलिमिनेशन होगी और हमारे पास एल्कीन बनेगा एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, ये देखो, अब आपका होगा, ये तो देखो रिएक्शन दे रहा है मैम, अभी आपने बोला टर्शरी देगा नहीं, पर रिमेंबर, ध्यान रखो इस बात का, मैंने टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात करी, अगर ये टर्शरी तो नहीं देगा, ये तो प्राइमरी ही है, यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड है ना टर्शरी, तो ये है टर्शरी, ये तो प्राइमरी है ना। देखो ये स्टार मार्क, ये एग्जांपल आपको दे देंगे, अगर आपको ध्यान क्या जाएगा कि बोला था मैम ने कि टर्शरी होगा तो अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एक प्रोडक्ट आपको एलिमिनेशन भी मिलेगा, पर नहीं, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड देखना, ये प्राइमरी होना चाहिए हमारे पास। अगर ये टर्शरी, जैसे नीचे एग्जांपल देखो, अब अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पास क्या है, टर्शरी, तब ये रिएक्शन हमारे पास क्या मिलेगी, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो जरूर ये ध्यान रखना प्लीज़, यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, क्या प्रोडक्ट तो ऐसे लगता है, मतलब एक बार देख के तो मैं यही लगता है ना टर्शरी है, नहीं, पर टर्शरी में ये देखना कि अल्काइल हैलाइड टर्शरी है, ये यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड टर्शरी है, तो ये हमारे पास एल्कीन बन रहा है, बट यहाँ पे अल्काइल हैलाइड टर्शरी नहीं है, इसलिए हमारे पास ईथर बन रहा है, ये O ने अटैक किया, CH3 पे Br निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ ईथर बन रहा है हमारे पास। देखो, इट इज़ बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं, ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं, इसलिए क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखो ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी जो ऊपर बताया ना सेम वही है। देखो क्या कह रहा है ये, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टर्शरी है ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है ये, तो हमारे पास क्या क्या होगा यहाँ पर, ये रहा, द मेजर प्रोडक्ट इज 2 मिथाइल प्रोप वनीन है, इसका मतलब एलिमिनेशन हो रही है ना, क्योंकि टर्शरी है, अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या बनेगा यहाँ पर, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो ये तो आपने देख लिया ऊपर कि जब भी हमारे पास टर्शरी हो तब तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अदरवाइज प्राइमरी हो तो वो ईथर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब देखो प्रॉपर्टीज़ है ईथर की, ये तो हमने देख ही लिया, पीछे पढ़ा भी था अभी हमने कि जब अल्कोहल्स और ईथर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर। क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। बट देखो स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को, द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विद वाटर रिजेंबल करती है दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ द सेम मोलिकुलर मास। ये देखो स्टेटमेंट बेस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये, मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स, यानी ईथर को अगर हम वाटर के साथ लें, यानी कि देखो ये रहा ROR, अगर हम वाटर के साथ लें OH, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको एक मिनट ऐसे लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये रहा ROR प्लस वाटर OH। अब ये वाटर के साथ लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब हम ईथर्स को वाटर के साथ लेते हैं ना, तो रिजेंबल करते हैं अल्कोहल के साथ जिसका मोलिकुलर मास सेम है। तो ये आपसे पूछ लेंगे, एग्जाम्पल देके भी रहा, एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, इथोक्सी इथेन एंड ब्यूटेन 1 ऑल आर
ठीक है, इनका अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि जब हम वाटर के साथ लेते हैं ईथर्स को तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं और जो अल्कोहल्स के बराबर हो जाती है जिनका मोल का मास सेम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये आपको पता ही है। देखो ईथर लेंगे, HX लेंगे, ईथर HX के साथ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जो देखो ये ध्यान रखना बस, जैसे कि जो ग्रुप टूटेगा ना, X है, HX है, इसको हम तोड़ रहे हैं, ये बड़ा ग्रुप है तो कहाँ जाएगा, छोटे वाले के पास, और ये छोटा ये किसके पास जाएगा, बड़े वाले ग्रुप के पास। ठीक है, अब देखो HX है, ये आप तोड़ोगे तो X कहाँ जाएगा, बड़ा है तो छोटे वाले के पास, यानी कि ये यहाँ से तोड़ेंगे तो R के पास जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RX और फिनोल। ठीक है, अच्छा अब रिएक्टिविटी ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, HI, HBr और HCl। ओके, अब देखो अब ये जो मैकेनिज्म है ये तो हमने देख लिया, अभी मैंने आपको बताया कि जो आई ये बड़ा ग्रुप है छोटे के पास जाएगा, बट ये एक्सेप्शन कहाँ पे होगा, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, मैकेनिज्म जाती है इसके SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म देखोगे तो SN1 मैकेनिज्म होती है, और SN1 मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर हमें स्टार मार्क कर लो, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है, यानी कि कार्बोकैटायन स्टेबल है, तब हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, आई बड़ा स्मॉल के पास जा रहा था वो बड़े के पास जाएगा, जहाँ पर स्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन। कब किस किस कंडीशन में होता है, अगर हमारे पास बेंजाइलिक हो, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो सेकेंडरी, या फिर हमारे पास क्या हो, टर्शरी कार्बोकैटायन, ये दोनों स्टेबल होते हैं। टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है ना सेकेंडरी और प्राइमरी से, तो देखो जब भी बेंजाइलिक हो या टर्शरी हो तो हमारे पास क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। एंड देन जो मैंने आपको बताया वो नहीं होगा, कार्बोकैटायन जहाँ स्टेबल होगा आई वहीं पर अटैक करेगा। अब देखो इस पोजीशन में क्या हो रहा है, OCH3 यहाँ से काटो, CH3 के साथ क्या जाना चाहिए था वैसे तो आई, बट यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना वो टर्शरी बन रहा है, देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, आई यहीं पर अटैक होगा, अब आई यहाँ लगेगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो आई यहाँ अटैच होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में देखो ये तो आप कर लोगे फर्स्ट सेकंड वाला, तो इधर देखो आप एक बार इस वाले एग्जाम्पल को, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो बेंजाइलिक पोजीशन बन रही है, ROR है, और यहाँ अगर हम सोचें यहाँ से देखें तो, सॉरी इधर से देख रहे, एक मिनट, ये देखो यहाँ से देखें तो CH2+, ये बेंजाइलिक कार्बन है ना, CH2+, ये स्टेबल है, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बन गया प्रोडक्ट हमारे पास, क्या ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, मोर स्टेबल है। ठीक है, बाकी आप कर लोगे। अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर देता है, ये आपको पता ही है, Br2 इथेनोइक प्रेजेंट में। ठीक है, पैरा और ऑर्थो देगा, ये आपको देख लोगे। उसके बाद फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन, ये भी आप लोग देख लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी नाइट्रेशन भी हो जाएगा। उसके बाद देखो ये देखो यहाँ आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। देखो ये क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास दोनों केस में किस केस में बनेगा, हमारे पास 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर देखो CH3ONA है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो डोमिनेट कर जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं बनेगा, एलिमिनेशन होगा। तो हमारे पास किस केस में बनेगा, इस केस में बनेगा, OCH3 हो जाएगा और NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, ये भी देखो आप लोग देख लेना क्वेश्चंस, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, इजी है, ये देख लेना बस, एक यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहाँ पर इसके साथ आई लग जाएगा। ठीक है, बाकी तो इजी आप लोग कर लोगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, PYQ करने वाले, जो भी नीट के एग्जाम में आए हो ना, जो भी आपको NCERT से एग्जैक्टली वो करवाऊंगी मैं आपको, कि NCERT से आपको पता चले कि कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।